वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस बरसी। मतीन ने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल हैं। कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमैर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। अफजल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। आज 10 मुहर्रम उल हराम योम अशूर, नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम शोहदाए करबला की अज़मत और कुर्बानियों पर लाखों करोड़ों सलाम। इसके साथ साथ सियासी इशूज़ की जानिब बढ़ेंगे। आज जो है वो तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इमरान खान पर जो है वो जदीद डिवाइसेस के ज़रिए मुजरिमाना साजिश फैलाने का इल्ज़ाम है और उनकी जो जिस्मानी रिमांड है उसकी भी मंजूरी का हुक्म दे दिया गया। इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज जो वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हवाले से जो है वो हमारे साथ किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई और हम किसी भी जमात या फिर पार्टी के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाने के हक़ में नहीं है। सवाल ये है कि क्या इत्तेहादियों को एतमाद में लिया गया या फिर इत्तेहादियों की मर्ज़ी के बगैर हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी आयद कर सकेगी। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। आज जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने केपीके में जो है वो 1 लाख ख़ानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान भी किया। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। सबसे पहले तो 10 मुहर्रम उल हराम है, इसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद जो है वो सियासी इशूज़ की जानिब बढ़ेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, 10 मुहर्रम हराम जो है इसकी जो अहमियत है, जो इसकी ख़ास एक सिग्निफिकेंस है मुसलमानों के अंदर, ख़ास तौर पर जितनी भी इस्लामी दुनिया है, बल्कि पूरी दुनिया की मैं बात करूँगा, हर वो ज़ी शऊर इंसान जो कि भलाई को पसंद करता है, हक़ को मानता है और हक़ के साथ चलना चाहता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा, आप समझें कि रोशनी का मीनार है ये वाक़या। और डेफिनेटली एक ऐसा सानिया भी है कि जिसके ऊपर जितना भी गौर किया जाए इसके अंदर बहुत सारे इंसान को सबक मिलते हैं और अपनी जो राह है मुस्तक़बिल की वो तय्युन करने में इंसान को आसानी रहती है। तो करबला का वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं था, इंसानी तारीख़ का एक बड़ा वाक़या था। उसकी तफसीलात के लिए मेरा ख़्याल है जो अल्फाज हैं वो कम हैं, ज़बानें थोड़ी हैं और आप किसी भी लिहाज से उसके तमाम पहलुओं को कवर ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये ऐसा है कि सदियों तक लिखा जाता रहेगा, इस पर पढ़ा जाता रहेगा, इस पर इंसान गौर व फिक्र करता रहेगा। लेकिन बात एक ही है कि जो रहनुमाई लेना चाहता है अल्लाह की राह में, तो उसको रहनुमाई बड़ी अच्छी मिलेगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बुलंद पाया जो ज़ात है वो एक ऐसा मीनार सेट कर गई है, वो एक ऐसी मिसाल सेट कर गई है कि डेफिनेटली इसकी कोई दूसरी मिसाल भी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो बहरहाल इसमें मैं यही कहूँगा कि एक और करबला भी बरपा है, वो गज़ा के अंदर बरपा है। हमें देखना होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे जो उनकी मोहब्बत का दम जो भरते थे, वो सब मौजूद थे। तो फिर करबला में 72 लोग क्यों थे, बाकी कहाँ थे सारे? तो बात यह है कि गज़ा के अंदर अगर आप ध्यान दें तो गज़ा के अंदर आप जब पता चलता है कि जो कुछ हुआ है, जैसे मासूम बच्चे, फूल जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जिस तरह ज़िबा किए गए हैं, जहाँ ख़वातीन के साथ जो सलूक हुआ है, जहाँ मर्दों के साथ जो सलूक हुआ है, आपको एक जदीद करबला जो है वो आपकी आंखों के सामने रूनुमा हो रही है। हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर? हमें आज सोचना पड़ेगा कि हम उन फ़लस्तीनी बेबस मुसलमानों के लिए मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है। क्या कोई वाकई कोई तवाना आवाज़ उठी है? तो अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई नहीं होती। बिल्कुल। अगर आवाज़ भी उठती नज़र आती है तो आपको यूरोप और अमेरिका के अंदर उठती नज़र आती है, वहाँ बड़े बड़े आपको जुलूस नज़र आते हैं, प्रोटेस्ट नज़र आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की बात करूँ, अगर मैं मुस्लिम उम्मा की बात करूँ, तो हमें हमारे डेफिनेटली जो सारे शर्म से झुकते हैं कि यहाँ वो आवाज़ उठाई ही नहीं गई। तो करबला के अंदर जो सानिया बरपा हुआ था, डेफिनेटली उस तरह का तो नहीं आप कह सकते, लेकिन आप देख लें कि गज़ा में क्या कुछ हो रहा है और हम कुछ भी करने से कासिर हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे बढ़ेंगे। ऐसे साहब, इमरान खान पर जो है वो जदीद डिवाइसेस के ज़रिए से मुजरिमाना साजिश फैलाने का इल्ज़ाम है और उनका जो जिस्मानी रिमांड है उसकी भी मंजूरी दे दी गई। क्या कहेंगे? देखिए, मेरी इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई 9 मुहर्रम हराम को। इमरान किशोर साहब हैं DIG,
इस वक्त CIA लाहौर के हैं, बड़ी अहम उनके पास इस वक्त फोर्स है। तो ये इमरान किश्वर साहब जो हैं, ये बुनियादी तौर पर वही शख्स हैं जो जॉइंट इंटेरोगेशन जो थी पुलिस की सारी और उसके हेड थे और उस हिसाब से पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो इन्होंने बराह रास्त जो इमरान खान साहब हैं उनकी इंटेरोगेशन भी की है इस सारे इशू के ऊपर, जिससे आप ये 3 मुकदमा जो लाहौर के जिसका आप जिक्र करें, जिसमें जिना उसके अंदर तोड़ फोड़ की गई और फौजी तनसीबात को या नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, तो उस हवाले से जो उनकी गुफ्तगू हुई है, थोड़ा सा मैं उस हवाले से भी कहूँगा, जो मेरी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुँची है वो यही है कि इसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। अच्छा। अगर चाह के ये ख्याल किया जा सकता है कि आप 109 में यहाँ सज़ा नहीं मिलती, उसमें बिल्कुल तयन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल जो एविडेंसेस आई हैं जो इस वक्त, क्योंकि आपको पता है जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है, तो उसके अंदर ये जो डिवाइस है, ये बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब को ये कहना कि ये एक डिवाइस के ज़रिए कमात दिए गए थे, तो इसका मतलब है कि ये केस उनका उस रोल से, जिस रोल को आप ये कहते थे कि जनाब एक समझे जैसे आप कह सकते हैं मास्टरमाइंड था या उन्होंने अयानत जुर्म किया था, तो उसके अंदर तो मेन वो टारगेट नहीं बनते थे। अच्छा। लेकिन अगर आप इस डिवाइस के साथ ये साबित कर देते हैं, जो इस्तगासा साबित करने की कोशिश कर रहा है, या मेरा ख्याल है वो कोशिश कर भी चुके हैं, अदालत के अंदर दे चुके हैं कि जनाब वो अहकामात बाकायदा तौर पर जारी किए गए थे, तो इसका मतलब है कि जी बानी PTI के जानिब से बराह रास्त, तो जब आप बराह रास्त ये साबित कर देते हैं कि अहकामात जारी किए गए हैं, तो फिर समझे कि आनत जुर्म नहीं होता, बल्कि जो आप कमिटेस ऑफ जुर्म, आप समझिए कि आपने जो एक्ट किया है, क्रिमिनल एक्ट जो किया है, उसकी जो कमिटेंस है वो उसमें शामिल हो गए। नहीं, यानी आप उसको एडमिट कर रहे हैं या आपने आप किया एडमिट करें, एडमिट नहीं करें, बल्कि आप तो अहकामात जारी करें ना। मसलन आप ये ऐसे ही है कि किसी मौके पर जाऊं, 6 लोग जाते हैं और वो डकैती की वारदात करते हैं या मर्डर की एक वारदात करते हैं, तो उसमें से 3-4 तो अंदर जाते हैं, कुछ 2 बाहर रहते हैं, एक बंदा उनको आगे से हिदायत दे रहा होता है, तो वो सारों के ऊपर तकरीबन एक ही तरह का जुर्म जो है लगता है। और फिर उसमें जारी बात है कि रोल को देखा जाता है और उसमें सज़ाएँ जो है थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं उन 5 को, लेकिन बहरहाल वो एक रोल, डायरेक्ट रोल आ जाता है। तो ये जो बात की जा रही है कि इमरान खान साहब ने एक जदीद डिवाइस करके कमात जारी की है, तो इसका मतलब है उनका रोल डायरेक्ट इसके अंदर जो अब जा रहा है, उसके अंदर वो अब अगर जो केस आगे बढ़ेगा तो उसमें खान साहब सिर्फ ये नहीं है कि जी मैं तो जेल में था, मुझे पता ही नहीं, तो वो फिर वो सारा वाक़या आपका यहाँ से शुरू होगा कि आपने अपनी गिरफ्तारी से पहले क्या किया, फिर जदीद डिवाइस आपने यूज़ की तो कैसे यूज़ की, क्या जेल के अंदर से यूज़ की या इधर, या जब आप यहाँ बैठे हुए थे तो आपने तब यूज़ करके सबको अहकामात खुद जारी किए। तो मेरा ख्याल है कि ये अब केस जो है किसी और तरफ जा रहा है, और ये इमरान खान साहब को मुझे लग रहा है कि जो अभी ये तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आप समझते हैं कि इसमें PTI को मज़ीद जो मुश्किलात हैं या बानी PTI को वो दरपेश होंगी जो चीज़ें सामने आ रही हैं? मेरा ख्याल है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद कि इनको सीटें मिलनी चाहिए, और PTI के लोगों के अंदर या सपोर्टर्स के अंदर या उनके जो वेल विशर हैं उनके अंदर ये उम्मीद एक बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है कि जनाब चूँकि केसेस बाकी भी ख़त्म हो गए बहुत सारे, तो उनके केस अदालत ने ज़मानतें दे दी हैं, तो फिर जो है कि फिर ये बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। सही। तो ये एक उम्मीद पनपी थी, और फिर ये भी उम्मीद थी उन्हें कि जनाब उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं ख़त्म हो जाएंगे, वो बाहर आएंगे, और एक उम्मीद ये कि वो इक़्तिदार में दोबारा आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उम्मीद जो है कुछ थोड़ी ज़्यादा PTI के लोग लगा चुके हैं। मुझे अभी 1.5 साल पहले वो निकलते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये केस बहुत संगीन नवीयत के, और जो उनके अंदर एविडेंसेस पेश कर दी गई हैं, सारी बात है कोर्ट ने एविडेंसेस पे चलना है, कोर्ट ने सियासी फैसले नहीं देने। तो अब इंसदाद दहशतगर्दी ने तो इनकी ज़मानत मनसूख कर दी है, फर्द जुर्म जो है वो कुरैशी साहब पर लग चुकी है, उसी केस में ये भी हैं, तो इसमें उनकी डिवाइसेस की बात की जा रही है। तो जब ये चीज़ें कोर्ट के सामने एविडेंसेस पेश की जाएंगी, जरा होगी, फिर उसके मुकाबले पे उनके भी वकील पेश होंगे, वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो लेकिन केस जिस तरह ये चल रहा है, इसमें मुझे खान साहब को मुझे जल्दी बाहर आते नज़र नहीं आ रहे, और मुझे लगता है कि ये केस उनका सज़ा की तरफ जाएगा। सही हो गया। अच्छा साहब, आज जो है वो एक मौक़िफ़ सामने आ गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, चूँकि कल तक तो कुछ क्लियरेंस नहीं थी, लेकिन आज बड़ा वाजी हो गया है। उन्होंने कहा कि ना हमसे मशावरत की गई और ना हम किसी भी जमात की जो है वो पाबंदी लगाने के हक़ में हैं। अब वो पीपल्स पार्टी के इस फैसले के बाद आप देखते हैं कि हुकूमत के पास जो है वो इत्तेहादी जमातें साथ नहीं दे रही, तो हुकूमत खुद ही जो है वो PTI के ऊपर पाबंदी आयद कर देगी। देखिए, यहाँ पर ना सिर्फ इत्तेहादी जमातें, लेकिन खुद इस वक्त मुस्लिम नवाज़ के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं, उनके जोमा जो बात कर रहे हैं, मज़े की बात यह है कि इसमें मरकज़ी क़यादत जो है मुस्लिम नवाज़ की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मरकज़ी क़यादत की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ 3 मैं शख्सियात की बात कर रहा हूँ, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहबा या मियाँ शहबाज शरीफ साहब।
उधर से मैं बात कर रहा हूँ आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब या फरियाल तारपुर, ठीक है, ये 3 लोग की बात करता हूँ। वहाँ पर जहाँ तक JUI का ताल्लुक है, एफ का, तो वो तो आ गया जिस भी तौर पर उन्होंने कहा कि जी हम इसको मानते हैं, लेकिन इसके ऊपर मजीद जो है, जब पाबंदी लगने की वाली बात आती है तो इस दोनों जमातों की जो मेन लीडरशिप के तो बयान सामने नहीं आ रहे। अच्छा, अब जो बाकी जोमा है इनके अंदर, उधर से शरीय रहमान वगैरह वो बयान हमें नज़र आते हैं और इधर से हमें जो बयान नज़र आते हैं, सबसे पहला बयान तो हमें अता तारर साहब की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ह कर दिया कि हम पाबंदी लगा रहे हैं, बड़ी धांसू किस्म की और लंबी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके बाद मेरा ख्याल है कोई शुबा नहीं रह जाता उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। लेकिन उसके बाद फिर हम ये देखते हैं, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो वज़ीर दिफा का बयान या इसहाक डार साहब का बयान सामने आना कि गवर्नमेंट जो है वो खुद ही किसी कश्मकश का शिकार है, या ये कह लें कि वो खुद ही जो है वो इस चीज़ में कुछ कन्फ्यूजन का शिकार है, समझ उन्हें खुद भी नहीं आ रही, हमने पाबंदी लगानी भी है, लगानी कब है, लगानी कैसे, लगानी क्यों है। अच्छा, उसमें ये है ना कंट्राडिक्शन आ गई, जब एक तो आपका बयान आ गया आपका तारर साहब का, उसके बाद इसहाक डार साहब ने बयान दे दिया। अच्छा, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ गई, इसहाक डार साहब ने उनकी अपने ही एक वजीर की जो बयान था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंट्राडिक्शन कर दी। लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि अभी फैसला होना है, हम इत्तेहादियों से बात करेंगे, यानी उन्होंने टोटली रूल आउट नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने इत्तेहादियों की बात की। तो इत्तेहादियों की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जितनी भी अब तक बातें आई हैं, उसमें कहीं भी अंदिया नहीं मिल रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह की पाबंदी के लिए तैयार है। वो ऐसी लग रहा है कि वो अलग है और वो नहीं चाहते ऐसा हो। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब ने ये कह के थोड़ा एक स्टेप और आगे चले गए कि अदालत को ये हमने भेज दिया पाबंदी लगाने के लिए, यानी ये एक नई बात थी। अब ये था कि लगानी है, लेकिन अदालत तक जो है भेजा कि नहीं भेजा ये बात नहीं, तलाल चौधरी साहब ने ये कह दिया। सही। फिर खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान आता है, वो कहते हैं जी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अब नून के हैं, लेकिन वो कहने के पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। फिर जावेद, वही पूछ रहे ना कि ये तो खुद ही कन्फ्यूजन का शिकार है, इनको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। अच्छा, जावेद लतीफ साहब हैं, वो कहते हैं जी कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई पार्टी ऐसा करती है तो पाबंदी लगनी भी चाहिए। तो वो पाबंदी उसने किया तो है उस जमात ने, अगर कहते हैं आप तो। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब इनके मुकम्मल तौर पर रूल आउट भी नहीं कर रहे और मुकम्मल तौर पर आगे जो बाकी जोमा है, अच्छा इनकी जो मेन मरकजी क़यादत है वो साइलेंट है। और ये सारा का सारा सीन जो है वो हमें सेकंड और थर्ड ईयर में नजर आ रहा है, बयानात का जो सिलसिला दोनों तरफ से। मरकजी क़यादत क्या सोच रही है, मरकजी क़यादत क्या करना चाहती है, दोनों तरफ से बिल्कुल नहीं पता चल रहा, बिल्कुल अंधेरे में। इनका मकसद एक हाइप क्रिएट करना थी सिर्फ कि हम ये चेक किया जाता है ना, ये चेक किया जाता है क्या प्रेशर आता है, और दूसरी जानिब से तो बड़ा बाज़ ऐसे प्रेशर्स होते हैं, बाज़ इस तरह के बयानात देकर कुछ चीज़ें अचीव करना चाहती हैं पॉलिटिकल तरीके से, वो फिर देखा जाता है कि जनाब अचीव हुए या नहीं हुए, या आपके इत्तेहादी आपके खिलाफ तो नहीं हो गए, फिर आप थोड़ा सा स्टेप बैक भी कर लेते हैं किसी वक्त। इत्तेहादियों का मौक़िफ़ तो बड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मौक़िफ़ जो है ना मुस्लिम नवाज़ का नहीं है, पीछे मुक़्तदर हल्कों का भी यही मौक़िफ़ है। तो कितना मुक़्तदर हल्कों का ये प्रेशर रहता है गवर्नमेंट के ऊपर और कितना वो आगे लेके चलते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे लगता है मुक़्तदर हल्कों की जानिब से अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर ही ये प्रेशर दिया जाता है, देन देखिए पीपल्स पार्टी पे शायद मुक़्तदर हल्कों का इतना प्रेशर उस तरह नहीं आ रहा, असल तो गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन गवर्नमेंट जो है कभी आपको लगता है कि फॉरवर्ड मूव कर रही है और कभी बैकफुट पे नज़र आ रही है, मतलब एक कन्फ्यूजन का शिकार हमें नज़र आता है। लेकिन मुझे ओवरऑल ये नज़र आता है कि गवर्नमेंट किसी भी स्टेज पर इस बयानिए से या इस को अटेम्प्ट करने से बाज नहीं आएगी, वो करेंगे। देखिए पाबंदी के हवाले से वो एक थ्रेट भी दिया जाता है। दूसरी बात है कि वो जो सीटें बहाल हुई हैं और अभी तक जो है वो हजम नहीं हो रही ना, गवर्नमेंट को असल मसला ये नहीं हजम हो रही, गवर्नमेंट तो उसके खिलाफ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है और अभी तक उस पर फैसले पर अमल दरामद भी नहीं हुआ पूरी तरह, मनोवन जिसको आप कहते हैं अमल दरामद, कि बुलाया जाता उनको हेल्प ले लिया जाता और सारी चीज़ें हो जाती और कंप्लीट और फिर आ जाते वो, उसके लिए 15 दिन का टाइम भी ऑलमोस्ट मिला हुआ है, चलें आप 15 दिन आप कर लें। तो बहरहाल गवर्नमेंट उस फैसले पे अमल दरामद भी करती नज़र आ रही है और इन दी मीन टाइम वो खेल रही है इसके साथ और वो चाह रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा अभी ये प्रेशर ही एक डेवलप करना चाह रहे थे, चूंकि इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है पीटीआई के हक में, तो आके इस तरह के बयान देना कि आगे से देख लें दूसरी जानिब से, ये सिंपली प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पीछे इंटेंशन है पाबंदी लगाने के, लेकिन बाज़ का होता है कि आप टाइम टेकिंग कर रहे होते हैं, थोड़ा टाइम मिल जाए आपको, उसमें चीज़ें फिर खुद भी सेटल डाउन हो जाती है। बाज़ का पार्टी आप इन्हीं लोगों का एक हलफ भी ले लिया जाएगा तो उसके बाद पाबंदी की तरफ ये जाएंगे। मेरा ख्याल है जब मुख्तलिफ हल्कों का प्रेशर आता है तो गवर्नमेंट कुछ लोग चाह भी रहे होते हैं, कुछ नहीं भी चाह रहे होते, तो गवर्नमेंट को फिर इस तरह की सिचुएशन के अंदर, जैसे पॉलिटिकल जमात पर पाबंदी लगाना छोटी बात तो नहीं है, लेकिन जब और फिर ऐसे हालात में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया हो
तो फिर गवर्नमेंट को सारी बात है उसकी एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगी। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा उनके इंटरनल ये प्रेशर आ जाता है कि नहीं लगाना, तो फिर मुख्तलिफ हलकों का प्रेशर है कि जनाब लगाना है, तो फिर क्या करती है गवर्नमेंट, थोड़ा टाइम करती है, उसको ड्रैग करती है चीज़ों को, ताकि टाइम गुजरता जाएगा तो बात ज़रा ठंडी हो जाएगी और फिर हम इससे विड्रॉ हो जाएंगे पूरी तरह। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट विड्रॉ होती भी नज़र नहीं आ रही और आगे बढ़ती भी नज़र नहीं आ रही। तो गवर्नमेंट ने करना क्या है? विड्रॉ भी नहीं करना, आगे भी नहीं बढ़ना, मेरा ख्याल काम भी नहीं करना, वो हालात को एनालिसिस कर रहे हैं और पाबंदी वाली जो चीज़ है, जो जिस तरह इमरान खान साहब के खिलाफ केस बिल्डअप होता चला जा रहा है, जैसे अभी डिवाइस वाली बात आ गई है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये संगीन चीज़ें चलती जा रही हैं और अगर किसी स्टेज पर फौजी अदालतों की बहाली की तरफ चीज़ें चलेगी, सुप्रीम कोर्ट जो कि अभी तक मैंने होल्ड ओवर किया हुआ है उस फैसले को, अगर वो कहीं फैसला आ जाता है उसकी बहाली का, अगर थोड़ी देर के लिए आप सोचें ना कि फौजी अदालतों की बहाली का फैसला आ जाता है जो भी रुका हुआ है, तो फिर डेफिनेटली ये जो 9 मई के वाक़यात का, ये जो लाहौर वाले 3 केस हैं, इसमें 80% चांस है कि इमरान खान साहब जो है फौजी अदालतों के हवाले, फौज के हवाले कर दिए जाएंगे। वो इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे और उसी अदालतों में उनका केस चलेगा। तो कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है कि अभी अब वो इनिशिएट नहीं हो रही पूरी तरह, जैसी वो इनिशिएट होती हैं या उनके हक में या उनके खिलाफ फैसला आता है तो फिर ज़्यादा चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। एक कुछ इतलात ये भी हैं कि इस फैसले के बाद, मखसूस नशिस्तों के बाद, PTI के जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते तेज़ हो गए हैं। अब क्या कहते हैं कि अगर सूरत हाल कुछ इस तरह की बनती है, चूँकि वो तरीके अदम एतमाद लाने की बातें भी हो रही हैं हुकूमत के खिलाफ। देखिए मैं नहीं समझता ऐसा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI किसी स्टेज पे भी इकट्ठी हो सकती हैं। ये वही PTI है कि थोड़ा सा इन्हें मौका मिला तो ये JUI के गोद में गिर गए थे जाके, और फिर ये था कि GUI के साथ चलेंगे, और फिर ऐसे लग रहा था कि बस ख़त्म होगी सारी चीज़ें। ये वही JUI है ना कि जो कि कुछ अरसे पर मौलाना साहब कह रहे थे कि जनाब वो तो दीन की बातें कर रहे थे कि आप तो अपने दीन से चले जाएंगे, कि ऐसे शख्स के पीछे आप जा रहे हैं। वो जो बातें कर चुके हुए हैं JUI वाले, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लग रहा था कि बस वो लाजम मलजूम एक दूसरे के लिए बन गए हैं। लेकिन फिर अचानक पता चला कि वो आप देखते हैं कि डिस्टेंस हो जाते हैं एक दूसरे से, और अब पीपल्स पार्टी के साथ चल रहे हैं। और मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं उनके जहन में अब किसी तरीके से कोई पार्टी भी हाथ लगे तो हम हुकूमत में वापस आ जाएं और खान साहब बाहर आ जाएं। उनकी डेस्परेट एक मूव चल रही है इस वक्त, और उस डेस्परेट मूव में अब देखें ना, अमेरिकन कांग्रेस का फैसला आता है, फिर उनकी गवर्नमेंट का फैसला आता है, ऐसे लगता है। और फिर जो पाकिस्तान में टेररिज्म है और PTI का 9 मई के वाक़यात, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा डाल दिए गए इस वक्त कि किसी तरीके से खान साहब को छोड़ा जाए और खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस को ख़त्म किया जाए, और उनका इक़्तिदार में जो रास्ता है, चले इक़्तिदार का रास्ता ना भी हमवार हो तो कम से कम वो बाहर तो आएँ। तो मेरा ख्याल है इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों पर प्रेशर देखेंगे तो वो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों डेवलप हो रहे हैं। इंटरनल प्रेशर ये है कि पॉलिटिकल जमातों की जो रिफ्ट है इस इशू के ऊपर, दूसरा पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी जैसे बन्नू का वाक़या, ये सब कुछ, और तीसरा हमें नज़र आता है कि कांग्रेस की अनप्रेसिडेंटेड मूव, फिर गवर्नमेंट जो ऑफ अमेरिका की अभी रिसेंट उनके जो स्पोक्स पर्सन के जो बयानात आए हैं, तो लगता है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार क़ुव्वतें हैं उनको दोनों तरफ से ये प्रेशर्स जो हैं ज़्यादा तेज़ कर दिए गए हैं, और इसका मुतमय नज़र जो भी है इस प्रेशर का वो यही है कि खान साहब किसी तरीके से बाहर आए। और इस वक्त आप क्या देखते हैं कि एक कंट्रोवर्शियल सा टाइम है, और इस वक्त जो एडहॉक जजेस हैं उनकी तैनाती करना ये इस वक्त की ज़रूरत है? देखिए, आप जो केसेस हैं या एडहॉक जजेस का आइन के मुताबिक इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास, और उस इख्तियार को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, या तो जाके आपकी पार्लियामेंट उसको बदल दे। जब आइन के मुताबिक वो एक काम है और आइन के मुताबिक आपकी अथॉरिटी या इख्तियार है तो वो यूटिलाइज़ करना चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। इसमें आप समझते हैं कि हुकूमत और PTI के दरमियान जो सियासी कशीदगी है वो मज़ीद तनाव का शिकार नहीं? देखिए, ये तो अदालत खुद फैसला करें, इसमें गवर्नमेंट का तो कोई इशू नहीं, गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। अब सुप्रीम कोर्ट अपनी उनकी जो एक सिस्टम है उस सिस्टम के तहत अगर एडहॉक जजेस को वो लाना चाहते हैं, केसेस की वजह से बता रहे हैं या PTI का कोई भी मौक़िफ़ हो, बहरहाल उनका ये आइनी हक़ है, वो कर सकते हैं, इसमें कोई वो ये तो कहना है कि चूँकि कुछ केसेस ज़ेर इल्तवा हैं और वो सब कुछ, तो वो जब काजी साहब की तैनाती हुई है, जब काजी साहब आए हैं तभी तो पता था कि इतने ज़्यादा बेशुमार केसेस हैं, के ऊपर भी है उनको ये क्या आप समझते नहीं है कि इस केस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? पंजाबी की एक में कहावत है थोड़ी सी मौके तो कहते हैं जी, आटा गूंदे हिलदी क्यों है। जिसको इतराज़ है ना उसको इस बात पे भी इतराज़ है कि भाई और जो आटा गूंदे, भाई आटा गूंदे हुए हिल क्यों रही, भाई आटा गूंदना है उसने हिलना तो उसमें पड़ेगा उसको।
तो ये एक मिसाल एक आईनी आपके पास है, आप अपनी अदालत को समझते हैं कि उसके लिए आपको अगर जजेस की ज़रूरत है, मतलब 17 जजेस हैं तो 11 आपके पास जजेस हैं, आपने 4 जजेस और बनाने हैं, वो वैक्यूम तो होना चाहिए। मैं तो ये पूछ रही हूँ ना कि वो इस वक्त क्यों याद आ रहा है, एक कंट्रोवर्शियल टाइम आपको नहीं, आपको कोई नहीं लग controversial रहा time नहीं है। आप एक फैसला आप दे चुके हैं, हो गया ना फैसला, और उसमें एडहॉक जजेस का उस फैसले से अभी तो कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें वो अपील में भी तो चले गए ना पीएमएलएन वाले, क्या किस इसी केस के ऊपर चले गए तो वो 14 जज जमात है जो पीटीआई है उसके जानिब से बड़ा एक अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। नहीं, तो जब आप उस चीज को कैसे देखते उनका हैं? तो अदम इत्मीनान का वो अदम इत्मीनान हमेशा रहेगा। जब उनके हक में फैसला आता है वो बगलें बजाते हैं, और जब खिलाफ आता है तो शोर मचा देते हैं। अगर यही 14 जजेस उनके खिलाफ फैसला दे देते तो आज ये बोल रहे होते हैं। अब उनके इत्मीनान को तो नहीं देखा जाएगा, आपने तो सिस्टम को चलाना है। सिस्टम के तहत अगर 17 जजेस वहाँ पे आपने सुप्रीम कोर्ट में लगाने तो 4 जजेस चाहिए ना, तो किसी स्टेज पे भी चाहिए, वो कर लेते हैं। इसमें गलत काम क्या है? नहीं, इस तैनाती का इस वक्त सवाल एक ही नहीं, इस वक्त क्या होगा, किसी वक्त भी किया जा वो सकता है। फैसला आ चुका ना, तो उस फैसले से इस तैनाती का क्या ताल्लुक सवाल है? यही पूछना चाह रही हूँ कि उनकी जानिब से यही अदम एतमाद तो का करते इजहार रहे किया जा अदम रहा है एतमाद। कि वो जो 4 जजेस थे मैंने वो इस वक्त आपसे क्यों कहा याद आ रहा है? वो करते रहे अदम एतमाद, इससे क्या फर्क तो पड़ता अभी है? तो छुट्टियों के ऊपर जाना है, तो फिर उसके बाद भी तो हो सकते थे ये सारे मामला। तभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला है, उनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत उन्होंने बंदे रखने हैं, सीटें खाली हैं, वैक्यूम है, उस वैक्यूम को कवर करना है, और जो आइन में उन्हें तरीकाकार बताया उसके तहत कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? और जब काजी साहब ने हल्फ उठाया था वो तब भी तो पता था कितने केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, तो उनके ऊपर काम करना मैंने चाहिए। कहा ये क्या बात हुई? हमें इसका जजेस मतलब है कि की इस वजह से आप तैनाती सीटें ही ना करें पूरी, क्यों ना करें? सीटें पूरी होनी चाहिए ना, और खाली पड़ी हुई हैं तो पूरी होनी चाहिए, वो किसी स्टेज पे भी कर लें। असल मसला तब आएगा कि अगर जो 4 जजेस आते हैं वो आइन के खिलाफ फैसला दे देते हैं, वो जब फैसला को गलत करेंगे तभी आप बात करेंगे ना, इससे पहले ही आप शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये वही है कि आप किसी को प्रेशराइज कर दें उससे पहले, ये सुप्रीम कोर्ट को, जी आप ये काम नहीं कर सकते जी, ये मेरे खिलाफ चला जाए, ये कोई तरीकाकार नहीं है। वो 4 जजेस रखना चाहते हैं, वो एक उनके पास आईनी, उनके पास इसके हवाले से पूरी एक मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है, तो उस गुंजाइश को पूरा करेंगे, और होना भी चाहिए, सीटें पूरी होनी चाहिए, क्यों ना हो। वो तो फैसला जब सुना जाएगा तब देखा जाएगा ना। मतलब आज तो थोड़ी देर के लिए देखें ना कि मुस्लिम नवाज की गवर्नमेंट कह रही है, उनका भी बड़ी सिग्निफिकेंट है। वो कहते हैं कि जनाब इस फैसले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके अंदर तो पीटीआई पार्टी नहीं थी, पार्टी थी जिसकी जो पार्टी थी उसके खिलाफ फैसला आया, और जिसका ताल्लुक नहीं उसको बहाल भी कर दी गई, चीजें भी देखिए, सिग्निफिकेंस तो उनकी भी बहुत है। मुझे ये बताएं ना, उनकी भी बड़ी सिग्निफिकेंस है, उनकी भी जो इतराज है, इट कैरीज वेट। तो अब इसमें अगर वो 4 जजेस जो आ जाते हैं, जो लाहौर हाईकोर्ट बार है उसकी जानिब से भी एक बड़ा एतराज सामने आ रहा है कि जो अभी जो है वो रिटायर्ड जजेस की तैनाती हो रही है, तो जिनका भी नंबर है जिन जजेस का, या जो उनको उनकी तैनाती देखें, ये तब सब कुछ है कि अगर कोई आइन और कानून के खिलाफ अगर कोई इकदाम उठाते हैं तो फिर तो आप बात कर सकते हैं। अगर आइन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है कि आप ऐसा कर सकते हैं और आपको ऐसा करना चाहिए, तो फिर क्या मसला? ये ऐसे ही है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की कोई सीटें मौजूद, डीसी नहीं लगाया हुआ आपने, सीसीपी और लाहौर नहीं लगा हुआ, तो आप वो रिटायर्ड उठा के लगा दें। मैं कहता हूँ अगर रिटायर्ड उठा के लगा दें, उसके बाद जिसका नंबर आ रहा है सीनियरिटी, आइन और कानून ने अगर इजाजत दी है, अगर रिटायर्ड बहुत सारे समझते हैं कि आइन और कानून ने इजाजत दे दी है, उसको सियासी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। के हेड समेत आपके पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों में आइन और कानून ने इजाजत दे दी, आपकी बात बिल्कुल बजाय है। अब समझते हैं कि इस वक्त उसको सियासी मकसद के लिए कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए, सियासी वो एक अलग इशू है। हुकूमत के पास सियासी हिकमत अमली खत्म हो गई है, हुकूमत का तो इशू ही नहीं है इसके साथ, ये तो सुप्रीम कोर्ट डील कर रही है। पहले तो आप एक गुडमुट करें ना, चीजों को ना करें ना। अब आपके बेशुमार इदारे जहाँ रिटायर्ड आपके जर्नैल लगे हुए हैं, लेकिन कानून चूंकि आइन इजाजत देता है, बहुत सारे लोगों को इतराज होगा कि जनाब वो उधर से करके इधर क्यों आए हैं। आपके बेशुमार इदारों में लगे हुए हैं इस वक्त, बहुत सारे रिटायर्ड लगे हुए हैं। ये ठीक है कि अगर आपने किसी चीज का खिलाफ पुर करना है तो आप रिटायर्ड लोगों को उठाएं, और मैं ये कह रहा हूँ आइन और कानून बंद खत्म करें ना, पार्लियामेंट मौजूद है उसमें। ये मेरी बात सुने, ये जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी तो खत्म कर देती इस चीज को, जब उनको 2/3 अक्सरियत हासिल थी तो खत्म कर देती ना, क्यों नहीं किया उसने? वो लगाते रहे, वो भी लगाते रहे। आप कानून और आइन फिर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। अब ये तो नहीं इनके लिए लैदा हो तो उनके लिए लैदा हो। ये तो सिर्फ अदलिया की बात नहीं है ना, ये तो हर बड़े इदारे का। मैंने कहा कि 4-4.5 साल मिले इमरान खान साहब को इस मुल्क में हुकूमत करने के, बेशुमार उनके दौर के अंदर रिटायर्ड लोग लगे हुए थे दारों, खुद लगाते रहे। उस वक्त याद नहीं आया आपको? आप कानून बनाते, पार्लियामेंट में लाते बिल कि जनाब नहीं लगेंगे आज के बाद रिटायर्ड, खत्म कर देते। कानून मौजूद थे, उसी तरह पार्लियामेंट आज भी काम कर रही है। ठीक है, जो आपके हक में फैसला आ जाता है वो ठीक है,
जो खिलाफ आ जाता है तो फिर अदलिया सारी गलत है जी, वो हुकूमत के साथ मिली हुई है जी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। इस तरह की बातें भी हमने सुनी। दरअसल वक्त की नौयत भी तो एक होती है, वक्त की कोई नौयत नहीं होती, इतने सवाल वक्त की कोई नौयत नहीं अगर होती। इन्हीं को कन्वर्ट कर दिया जाता है इन्हीं के साथ उसी फैसले के ऊपर, तो समझते हैं कि फिर जाहिर सी बात है उन जजेस ने फैसला दिया, फिर आप वो देखिए उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ नहीं पूरी करनी, उसके उन्होंने स्ट्रेंथ नहीं पूरी की, जजेस ने कोई फैसले नहीं किया। कुछ 8 जजेस आपने करने हैं, वो रिटायर्ड है, अगर उनको कानून और आइन में गुंजाइश हासिल है तो पार्लियामेंट खत्म कर दे उस गुंजाइश को। गैर कानूनी तो उस वक्त है कि आपके लॉ में मौजूद नहीं, लॉ में मौजूद है उसकी गुंजाइश या लॉ उसकी इजाजत देता है, तो फिर गैर कानूनी कैसे हो गई? तो ठीक है, ऐसे 2 जजेस ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, तो 2 और आ जाएंगे, इसमें क्या बात है? 2 नहीं कर सकेंगे, अब सेहत की वजह से किसी वजह से नहीं आए, 2 और आ जाएंगे, इसमें क्या इशू है? उसमें कंट्रोवर्शियल चीजों की वजह से कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं, नहीं, कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं। आप समझते हैं हालात बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई सियासी तनाव नहीं है, कोई नहीं, सियासी दबाव भी नहीं है तो अदलिया के ऊपर, आप वो समझते हमेशा से रहता हैं? है। आपको लगता है अदलिया के ऊपर कोई सियासी दबाव नहीं है? वो तो अदलिया खुद कह रही है हम पर दबाव है, कोई वो तो सियासी केसेस दबाव चले नहीं है। वो तो अदलिया खुद कह रही है हम पर दबाव है। आपके जजेस के लेटर, ये सारी चीजें नहीं आई, हमने उसमें कहा कि दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अदलिया खुद से फैसले कर रही है, कोई दबाव नहीं है, अदलिया खुद से फैसला कर रही है ना। सुप्रीम कोर्ट के आपकी जो ऊपर हाईएस्ट जो बॉडी बैठी हुई है, उसने अपने जजेस करने हैं, उनका एक तरीकाकार है, कानून और आइन के मुताबिक एक तरीकाकार पहले से दिया गया है, उस तरीकाकार के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी जो सीटें उसको पूरा कर रही है। तो या तो आप उसको खत्म कर दें, सिंपल सी बात है, खत्म कर दे पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट सिर्फ ये इस पार्लियामेंट को छोड़े ना, इससे पिछली पार्लियामेंट के पास भी ये मौका था, वो खत्म कर दे 3 लॉज को। 4 साढ़े 4 साल इमरान खान साहब की इस मुल्क में गवर्नमेंट रही, आपको रिटायर्ड जजेस में ये मसला तो खत्म कर देते। चले जी, अब आ गया है, अब आपके पास पार्लियामेंट में जाके उस पर रेज करें, आपकी जमात जो है, अभी आपको मौका मिलेगा ना। अब आपके सुप्रीम कोर्ट ने आपको फैसला दे दिया, आपके लोग उठाएंगे यानी एजाब हल्फ, तो जाके वो वहां पे इस केस को पार्लियामेंट में लड़ें, इसको खत्म करें ताकि ये मसला खत्म हो। अगर आपको बुरा लगता है सब इससे कबल जो एडहॉक जजेस की वो तैनाती है, आप समझते हैं जो हुई भी तो वो कंट्रोवर्शियल टाइम पे हुई या नहीं? मैं नहीं समझता ऐसा, क्यों मैं समझूं ऐसा? एक चीज आइन और कानून में मौजूद है, अगर आपको ये लगता है ये गलत है, किसी पार्टी को भी उसके साथ मसला है, वो पार्टी गवर्नमेंट में होती है ना। मैं कह रहा हूँ 4.5 साल इमरान खान साहब को गवर्नमेंट मिली, उन्होंने बेशुमार अपने दौर में रिटायर्ड जर्नैल लगाए, बहुत सारे इदारों में, बहुत सारी जगहों पर उन्होंने इस तरह के जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन थे उनको लगाया, ना लगाते खत्म कर दे। फ्रेश लोगों की जगह होनी चाहिए, तो फिर फ्रेश को लगा दे। देखो आपके आइन और कानून में कहीं लोगों के तजर्बे के तहत सीनियर को भी लगाया जाता है, या तो उसको खत्म कर दे ना, वंस फॉर ऑल खत्म कर दें कि यार ये नहीं हो सकता। यहाँ ये सवाल इसलिए उठाया जाता है कि बेशुमार नौजवान बेरोजगार होते हैं, और सवाल यही किया जाता है कि जनाब जो रोजगार जिनको चाहिए उनको आप लाते नहीं तो दूसरों को ले आते हैं, तो इसको किसने खत्म करना है? इसकी गुंजाइश किसने पैदा की है? आइन में आपके पार्लियामेंटेरियंस ने पैदा की है, हुकूमतें उनकी होती हैं, हुकूमतों में खाली नून तो नहीं रही। 4 साढ़े 4 साल तकरीबन पूरा टेन्योर पूरा किया। में या जिस मामले में अदम तहफ़्फ़ुज़ात किसको किया जा रहा है, उसकी जो ओपोनेंट जमात है, इसलिए तो पीडीआई के हक में फैसला आ गया, उन्हें लगता है खत्म ना हो जाए, यही चीज तो मैं ये इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो गया ना। जब अदम तहफ़्फ़ुज़ात किसी ओपोनेंट जमात को हो रिलेटेड फैसले होते रहे, इदारों ने अपने सिस्टम के तहत चलना है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात है, जब गवर्नमेंट में तो खत्म करते इस चीज को, क्यों नहीं करते? जब उसी पॉलिटिकल जमातों को तो अपनी मर्जी के खिलाफ बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, और हर तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर रियासत का सिस्टम बदल रहा है। ऐसा क्यों है कि अभी जो है वो कुछ चंद जजेस के नाम सामने आ रहे हैं, और तभी ये पता चल रहा है, यानी कि बासानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोबारा फैसला किस तरफ जाएगा। ये पीडीआई की तरफ से आ रहा है ना, तो पीडीआई की जो आपका उनका खेलने का मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको अगर कोई बेंच बनता है, अगर जजेस का बेंच बनता है, तो उसमें भी समझ आ जाती है देखने वालों को, या फिर उसी जो ओपोनेंट जमात होती है उसकी जानिब से ये कहा जाता है कि जी अब फैसला ये आएगा, क्योंकि ये बेंच बन गया है, अब ये तो इस तरफ। मैं पूछना चाह रही हूँ ये आज नहीं आया, ये मयार है अदलिया का। इससे पहले बंदयाल साहब जो थे वो खुलेआम उनके बारे में था ये पीटीआई के जज हैं, और वो 3 रुकनी उनके खिलाफ, तो सबसे ज्यादा इशू ये होता था कि वो 2 रुकनी 3 रुकनी बेंच के आप हेड बन जाते थे और पीटीआई के हक में फैसले करते फिरते थे। और उस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जाता था कि जनाब ये इतने कौमी नवीयत के बड़े अहम फैसले हैं, उस पर 3 रुकनी 5 रुकनी से ऊपर नहीं जा रहे, ये क्यों नहीं फुल बेंच बनाते? ठीक है, और आप इस वक्त जितनी भी आपकी जहां तक आपके जस्टिस फाइज ईसा हैं, उन्होंने इस केस के अंदर तमाम जजेस को शामिल कर लिया बेंच के अंदर। उन्होंने कहा ठीक है, इज्तिमाई दानिशमंदी जो है उसके अंदर आ जाएगी, तमाम जज आई, सबने कबूल कर लिया, ठीक है फैसला आ गया। आपका इससे पहले क्यों नहीं सवाल उठाया पीटीआई वालों ने, जब बंदयाल साहब ये सारा कुछ कर रहे थे, जो बड़े वाज़ेह थे? उससे पिछले जज ने जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म की थी, वो 5 जजों ने मिलकर, उस वक्त तो बड़ा अप्रिशिएट आप लोग करते थे पीटीआई वाले,
ठीक है ना, उस वक्त क्यों नहीं खत्म किया आप लोगों ने? जब ये गवर्नमेंट खत्म हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बताया कि ये गलत खत्म की गई है। आपके बहुत सारे कवानीन जो है आपके पिछले 4 साल में जजेस ने किए, आपके आइन और कानून से हटके फैसले किए। इस मुल्क में ये ख्वाजा आसिफ सही कहते हैं कि जनाब एक इस मुल्क में वो जजेस जो आइन और कानून के खिलाफ फैसले करते हैं और बाद में साबित होता है, जैसे भट्टो साहब वाला केस, उनको कब्रों में निकाल के उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं देते आप सजाएं? अब पीटीआई के जो बंदियाल साहब फैसले हक में कर रहे थे, जिनकी वाइफ और उनकी जो सास के जो वीडियो ऑडियोज और सारी चीजें लीक हुई, वो जिस तरह वो पीटीआई के साथ शामिल थे, किसी को क्या पता नहीं है कि जज की वाइफ या उसकी सास या उसके घर वाले, उनकी बेटियां, अगर बंदियाल साहब के रिलेटेड ये सारा कुछ था तो काजी साहब के रिलेटेड भी यही चीज नहीं, काजी साहब का तो कोई आया नहीं ऐसी पीटीआई नहीं, वो नहीं कि पीटीआई की जानिब से एक मौकफ तो है ना। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी तो फैमिली के लोग पीटीआई के मेंबर थे। हालांकि इस मुल्क का जो चीफ जस्टिस था, नहीं होना चाहिए था ऐसा कि उनकी फैमिली के लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी में होते, लेकिन चूंकि आइन और कानून के मुताबिक आप किसी को नहीं रोक सकते। उनके बच्चों का या उनकी वाइफ का राइट था, वो चले गए, वहां तो पीटीआई ने कभी शोर नहीं डाला। यहाँ बड़ा कंट्रोवर्शियल नजर आ रहा है। मसलन एक कानून और आइन के तहत अभी जो फैसला भी आया वो आपका, सब ये अदलिया की आजादी, खुद मुख्तारी या जिसे फुल बेंच गया है, ये फुल बेंच गया है। ये अदलिया की आजादी, खुद मुख्तारी या फिर गैर जानबदारी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है। बंदियाल साहब ने बड़ा सवाल आपका अभी बेंच बनता है तो आपको फौरन पता चल जाता है वो फैसला किस तरफ आएगा। अदलिया कहाँ पे खड़ी है? अभी जो अदलिया किस जगह पे अभी ये जो बेंच बना था, इसमें तो सारे जज थे सही जिसपे फैसला आया। इसमें तो अब ये कह ही नहीं सकते कि जो ये जो बेंच बना था ये उसका था या इसका था। काजी साहब ने जो बेंच बनाया इस वक्त, वो बेंच था तमाम जजेस पे मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें फैसला पीटीआई के हक में आ गया। ओके, नो इशू। वो उन्होंने तो सारा जजमेंट, उन्होंने तो ये तो नहीं किया, बड़ा आसानी था अगर वो नून का साथ देना चाहते तो अपने साथ 4-5 जजेस को बिठाते और फैसला कर लेते। उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने तो सारे जजेस को बिठा दिया। फिर क्यों आ रहा है? अच्छा, वही जमशेद चीमा साहब ने बड़ा अच्छा बताया था मुझे। उन्होंने कहा पीटीआई का ये हमारा तरीकाकार ये है कि हमें जहां से खतरा महसूस हो कि जनाब हमारे खिलाफ अगर कुछ हो भी सकता है तो हम प्रेशर बिल्डअप के लिए इतने इल्जामात की बुछाड़ कर दो कि दूसरा बैकफुट पे चला जाए। होता है प्रेशर बिल्ड, ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स होता है। और पीटीआई जबरदस्त, अगर प्रेशर बिल्ड होता है तो फैसला करने वालों को प्रेशर लेना चाहिए, क्योंकि अभी माजी में हमने देखा कि अदलिया की जानिब से ये कहा गया कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। ये चीजें वो सारी थी, मतलब प्रेशर कुछ भी हो, फैसला आपको वही देना चाहिए जो हक और सच पे मबनी तो है। नहीं दिया गया ना। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हटाई गई तो क्या सही दिया था फैसला अदलिया ने? जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो क्या सही दिया था? गलत दिया था फैसला। आज वो फैसले सीधे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उनको सुना और बताया है। वो जो जज जो थे जिनको निकाल दिया गया था, हाईकोर्ट के जज बाद में बहाल किया गया, वो तो देखे ना वो केसेस क्या थे सारे। तब चूंकि गवर्नमेंट नहीं थी, चले गए। और फिर गवर्नमेंट किसकी थी? नहीं, अभी की बात नवाज शरीफ साहब अभी जिस जज को निकाला गया, अभी आ गए हैं तो गवर्नमेंट अपनी है तो वो सारे केसेस भी मैंने कहा जिस जज को निकाला गया था हाईकोर्ट के जज को, गवर्नमेंट किसकी थी? इमरान खान साहब की। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ठीक है, तो उस वक्त गवर्नमेंट को समझ नहीं आई, गवर्नमेंट तो सारी पीछे पड़ गई थी उनके। को ये देखना पड़ेगा, तमाम सियासी जमातें ये करती हैं, अपनी मर्जी के जज फैसले कर रहे हैं तो सब वेल एंड गुड, तालियां बजाएंगे। खिलाफ हो जी सियासी प्रेशर लेना चाहिए अदालतों को, जजों को नहीं लेना चाहिए। तो वो खुद ये कह रहे हैं हमारे ऊपर सियासी प्रेशर है। नहीं, वो तो है, वो 5 जजों ने खत नहीं लिखा। प्रेशर क्या मतलब? यहाँ जजेस ने खत लिखे, हम दबाव है हमारे ऊपर वो क्या हम पे प्रेशर डाला जाता है? उसके लिए बेंच भी बना, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि दूसरा ये है कि आपका ये दूसरा एक अहम फैसला ये इसमें ये आया कि जनाब मैंने फिर का इज्तिमाई दानिश अदलिया की कहाँ से आएगी? वहाँ आप जहाँ पर आप 3 जज फैसला करते हैं वहाँ 7 फैसला कर लें, 7 करते हैं 9 कर लें। इस केस में जहाँ पीटीआई की बहाली हुई, मैं समझता हूँ कि नून लीग का जो इतराज़ है बड़ा स्ट्रॉन्ग इतराज़ है, लेकिन फिर भी इज्तिमाई दानिश ने अगर फैसला दिया तो मानना चाहिए कि हो गया भाई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की इज्तिमाई दानिश है, उसने जो फैसला किया है उसको सुना केस को, हम उसको मान रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यही है इसके अंदर कि पीटीआई इसमें पार्टी नहीं है, उसको बुला के बहाल भी कर दिया गया। हालांकि अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ी थी आपकी क्या कहते हैं सुनीता कौंसल, और उसको कहा गया कि आप चूंकि इलेक्शन नहीं लड़ सके और ये आपका हिस्सा ही नहीं है तो आपको नहीं मिलना चाहिए आपको, केस तो रिजेक्ट हो चुका है। केस तो बाकायदा तौर पर उस प्ली को तो रिजेक्ट कर दिया गया, वही प्ली थी, बात खत्म। लेकिन अब उसमें एडिशनल किया गया कि नहीं आप आए, आप उसको बहाल कर दिया गया, एक पार्टी को कहा नहीं आपकी है, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता उस केस के अंदर, कर दिया गया। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, अब तो उसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारी दानिश होगी। अब वही सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करती है कि हमने 4 जजेस अपनी, तो इसमें क्या इशू है?
इशू इतराज तो फिर नहीं होना चाहिए ना, लेकिन सियासी जमातों को तो ये देखें, ये सिर्फ पीटीआई नहीं है, इससे कबल जितनी अगर आप इतराजात पे देखेंगे, आपने कानून और आइन में अभी जब ये फैसला आया है तो उसके ऊपर जो अज़मा बुखारी साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया को सेंसर करना पड़ा, वो कोई किसी से कोई ढकी छुपी थोड़ी है, वो सारा दिन चलती टीवी के ऊपर। अब देखिए, चूंकि फैसला अपने हक में नहीं था तो उसके ऊपर वो चीखों की आवाज भी आ रही थी। सूरत हाल है, यही बात है। अब वही सूरत हाल इधर पीटीआई के साथ समझ रहे हैं कि बेंच बनने से मैंने आपसे वही कहा ना, अगर इनके इतराज गवर्नमेंट के इतराजात के ऊपर चलें तो फिर तो खत्म हो जानी चाहिए, अदलिया को बंद कर दें। लेकिन क्या अदलिया को बंद कर दिया गया? नहीं, अदलिया का फैसला आ गया, गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट चीख रही है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन क्या हुआ है, ये सारा का सारा फैसला एक बहुत बड़ा रिलीफ इस वक्त पीटीआई को दे दिया गया है। तो लेकिन माना जा रहा है ना, अब उनके इतराज को देखें गवर्नमेंट को कि सिस्टम आपने चलाना है, सिस्टम के मुताबिक अदालत ने फैसला दे दिया है, सिस्टम के मुताबिक अपील में जाके हो सकता है, रिव्यू में इसके फैसले को चेंज अगर हो सकता है, अगर अदालत देखती है उसको दोबारा रिव्यू करती है। सिस्टम को आपने चलाना है, अपने इतराजात को नहीं देखना कि वो जमात के एतराज करती है। वही मैं आपको कह रहा हूँ, अब पीटीआई कल को एतराज करी तो करती रहे, नून लीग करना चाहती है तो करती रहे, अदालत को दरवाजा खटखटाना है ना उन्होंने। तो अदालत ने अगर सारे जजेस ने मिलकर फैसला कर दिया, गवर्नमेंट जितना मर्जी चीखती रहे, जितना मर्जी उसका सिग्निफिकेंट हो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, बात यह है कि अदालत ने एक इज्तिमाई दानी से एक फैसला कर दिया, अब आपको मानना पड़ेगा। अब माने, उसको करें। अब उसके खिलाफ अगर जाना तो देखिए, हमारी सियासी जमातों का मसला ये है ना, वो हमने मानना थोड़ी करते हैं ना। मैंने कहा इतराजात पे चलना है कि रियासत को सिस्टम पे चलाना है, आपने अदलिया को एविडेंस और सिस्टम पे चलाना है। साहब, इस वक्त आप क्या समझते हैं, इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसकी जो प्रायोरिटीज़ में जो चीज़ें शामिल होनी चाहिए, जो तरजीहात होनी चाहिए, वो तो इसी चीज़ से बाहर नहीं आ रही कि हमने बानी पीटीआई को मजीद किन केसेस में उलझाना है, हमने कौन सा केसेस, अब एक केसेस से बाहर आ गए, दूसरा तैयार है, दूसरा तीसरा तैयार है। तो जो उनकी प्रायोरिटीज़ में होनी चाहिए वो आवाम की तकलीफें हैं जो कि कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इस वक्त जरूरत किस अमर किया, इमरान खान बानी पीटीआई खेलना बंद करें बस, ठीक है, उसके ऊपर काम करें। अदालतों में केसेस चल रहे हैं, चलते रहे। आप आगे इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक ही बंदे के नाम पे कर देते हैं। मेरी बात सुने ना, आप सही कह रही हैं कि उनको तो बानी पीटीआई जो है या पीटीआई को आवाम का कोई एहसास है, दोनों को एहसास नहीं। मैं यही तो बात करता हूँ। राइट, आज बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं, अवाम का मसला बिजली का बिल है, अवाम का मसला गैस के बिल है, अवाम का मसला है महंगाई का। इमरान खान साहब अभी 3 देते हैं, दोबारा से ऑफर्स करते हैं गवर्नमेंट को मुज़ाकरात के लिए। उसमें क्या है, मुझे छोड़ दो, मेरी पार्टी को छोड़ दो। कहाँ है बिल? वहाँ नहीं है, उनके बिल में कहाँ है कि आटा इतना महंगा हो गया, उनके प्रायोरिटीज में कहाँ है कि चीनी इतनी महंगी हो गई, उनकी प्रायोरिटीज में कहाँ है कि बिल इतने हो गए। वो भी अपना सोच रहे हैं ना, गवर्नमेंट सोच रही है, वो तो क्वेश्चन ही फिर और है। वो तो गवर्नमेंट भी नहीं सोच रही और अपोजिशन भी नहीं सोच रही। तो इसमें क्या मतलब है? अब आप गवर्नमेंट को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। नहीं, अब ओपोजिशन पे चले, अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही ना। अपोजिशन को तो वैसे ही पता नहीं किन ख्यालात में, जिसकी इस वक्त जिम्मेदारी है, जो बरसर इख्तिदार है, जिनकी ये ड्यूटी है, जिनका ये जिम्मेदारी है, उनके हालात आप देख लें, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने इनके साथ लड़ना कैसे है। वो सियासी लड़ाई से बाहर आएंगे तो मैशत की बात होगी ना। कल मुझे एक सीनियर ऑफिसर ने बताया, उन्होंने बताया कि हमें एक, जब इमरान खान साहब का एज ए प्राइम मिनिस्टर दौर था तो हमें एक केस में बुलाया गया, करप्शन का एक केस था, वो हमने पकड़ा, सारा कुछ हुआ, और यहाँ पर जो एंटी करप्शन के हेड थे वो भी मौजूद थे। अच्छा। तो खान साहब ने उनको आके, अब उस करप्शन पे बात करने की बजाय, उस केस पे बात करने की बजाय, उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर को देखता रहा, ये किस तरह का प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने आके उसको पैटिंग की, गोहर साबिक हैं, और उन्होंने कहा गोहर तुमने बहुत अच्छा किया, नून लीगों को 6 डंडा दिया तो उनके रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है ना। ये आज के दौर में नहीं है, ये उस दौर में भी ऐसे ही था। मैं आपको कहता हूँ कि आप बैलेंस सब क्यों खो देते हैं? अगर एक पार्टी गलत करती है, उसको आप अगर फर्ज किया नून गलत करती है तो पीटीआई वाले उनको तो शैतान बना देते हैं कि ये शैतान है, इनसे बुरा कोई नहीं है। और वही काम पीटीआई वाले करते हैं। वो पीटीआई बुरी जमात है, पीएमएलएन को तो ये नहीं करना चाहिए, उनके नजदीक तो वो आवाम के बड़े खैर पीटीआई को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन पीटीआई भी करती रही है ना। पॉलिटिकल कुव्वतें एक दूसरे के खिलाफ करती हैं, लेकिन रियासत के इदारे जो होते हैं, अदलिया है या बाकी इदारे, उन्हें सही काम करना चाहिए। जब रियासत के इदारे काम कर रहे होंगे तो ये देखिए, अपोजिशन और गवर्नमेंट के इल्जामात चलते रहते हैं। एक अपोजिशन में रहता है, गवर्नमेंट में रहता है, उनके इल्जामात करना, उनका अपने नारे लगाना, ये तो आपकी सियासत का हिस्सा होता है। इस वक्त अवाम जिस तकलीफ में है, जिस अजियत में है, उसके ऊपर आप कह रहे हैं ना कि इदारों की भी एक जिम्मेदारी है, उसके ऊपर अदलिया को भी तो कोई सो मोटो लेना चाहिए। आप हर चौथे दिन जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं, अशिया खुनोश की कीमतें बढ़ा देते हैं, उसकी तरफ उन कभी बहुत सारे जो क्राइम हुए हैं उन पर सजाएं नहीं मिलनी चाहिए, उसे छोड़ दें, भूल जाएं। 9 मई के वाकयात मर जाए, अवाम तो मसला ही नहीं है आपके, वो करना चाहिए, हम उसमें भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, बहुत सारे केसेस में जो मुल्ज़मान हैं उन्हें सजाएं नहीं होनी चाहिए, वो कानून, तो फिर उसमें 9 मई के वाकयात भी हुए हैं, बिल्कुल उसमें शामिल लोगों को सजाएं होनी चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट उसको परसू करती है
तो ठीक करती है, गलत का बेस में क्या गलत है? केसेस चलते रहे जो तो आवाम वही की करेंगे और क्या करेंगे, इसके अलावा आवाम जो भूखी मर रही है उसका उसमें भी बात करनी चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर क्यों नहीं कर रहे तो गलत कर रहे हैं। मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी अपोजिशन खुद है सबसे बड़ी, वो महंगाई करके अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, उसको तो अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। इस गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट को अपोजिशन की जरूरत नहीं है। इनको पीटीआई का कोई खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए सबसे बड़ा खौफ वो खुद अपने लिए है, उनके इकदाम उनके लिए खौफ के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तारीख की बुनियाद बनाकर आप बिल्कुल अपने पूरे सिस्टम को जो पीटीआई को सूट करते हैं हम वाह करते रहे, जो पीटीआई को सूट नहीं है तो वो सब गैर कानूनी है, गैर आईनी है, जी गलत है। ये भी आप इंसाफ का दामन छोड़ते हैं इस तरह की बातें करके। सही हो गया, आगे बढ़ेंगे। आज जो है वो तरीके इंसाफ हुकूमत की जानिब से ये ऐलान कर दिए गए हैं, जो सोलर सिस्टम है वो फ्री में देने जा रहे हैं, वो भी 1 लाख खानदान को। कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो पंजाब गवर्नमेंट के साथ, तो पीटीआई की गवर्नमेंट का बड़ा फैसला है और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ये अवामी फलाह की बात है। और फिर इसमें जो अहम बात है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री कहा है उन्होंने। जबकि यहाँ पर जो दिए गए इसमें बेशक 90% गवर्नमेंट इसमें वजन उठा रही है, वो 10% है आपने करना है, लेकिन वहाँ का थोड़ा सा फर्क है, वो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं और उन्होंने ऐलान थोड़ा सा नहीं बहुत फर्क है, वो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। और अब है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी कि नहीं होगी, वो जो आप बात करती हैं कि जी ऐलान है, अगर मैं आपकी बात लूँ तो भी ऐलान ही है, लेकिन मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को। और मैं पंजाब गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि देखें खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को कि वो आवाम के रिलीफ के लिए काम कर रही है और उनकी जो पॉलिसी है वो आपकी पॉलिसी से बेहतर है, तो उस पॉलिसी को आपको लाइन को टो करते हुए यहाँ भी वो रिलीफ देना चाहिए। हालांकि ये तो मेरा भी एक मशवरा रहा है हमेशा गवर्नमेंट को कि आपको पता है हर इलाके में 3 मरले और 5 मरले का मकान जो है, सही आपके जो वाटर एंड सैनिटेशन की जो इदारे हैं, आपकी गैस के इदारे, आपके बिजली के इदारे, सबके एड्रेसेस आपके पास मौजूद होते हैं कि, और फिर उसमें तो बाकायदा जो वाटर जो वाला हाल था उसमें तो बल्कि घर का सारा, फिर आपका जो आपका मजीद इदारे हैं वहाँ पर आपका रिकॉर्ड होता है कि घर कितने मरले का है, तो वहाँ पर आप 200 यूनिट वाला 300 यूनिट वाला जो है आप उनको सोलर सिस्टम, आप लैपटॉप तो दे रहे हैं ना, लैपटॉप भी उतने में आ जाता है, तकरीबन आपको 1.5 लाख रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। आप लैपटॉप फ्री दे सकते हैं, तो आप सोलर सिस्टम नहीं एक बना के एक पैकेज जो है बना के वो दे दें फ्री, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है ना। जब आप ये फ्री देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अपने नेशनल ग्रिड के ऊपर जब लोगों को घर में बिजली मिल जाएगी तो नेशनल ग्रिड के ऊपर एक प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, वो आपकी जो प्रेशर ख़त्म होगा वो आप लाइट उठाकर आप अपने कमर्शियल एरिया के अंदर जो है ख़ास तौर पर आपकी जो इंडस्ट्री है उसको बिजली दे दें। राइट, सही हो गया, बहुत शुक्रिया इसने साहब आपका। नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। इसमें कोई दो नहीं है कि एक अच्छा इकदाम है KPK हुकूमत की जानिब से, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। मुझे दें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।